नमस्कार दोस्तों। देखिए, हमारा चल रहा था राजस्थान का भूगोल और राजस्थान के भूगोल में हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की बात करें तो अब तक हम थार के मरुस्थल के वर्गीकरण पर चर्चा कर चुके हैं। थार के मरुस्थल के वर्गीकरण पर हमने देखा था कि थार के मरुस्थल को शुष्कता अथवा वर्षा के आधार पर कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और दूसरा है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो देखिए, ये राजस्थान के 2 भौतिक प्रदेश हैं। एक भौतिक प्रदेश है हमारा अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के पश्चिम वाला जो भाग है उस भाग को हम क्या कहते हैं, थार का मरुस्थल। तो ये जो संपूर्ण भाग है जो राजस्थान का लगभग 61.11% भाग बनाता है, वो कौन सा भाग कहलाता है, हमारा थार का मरुस्थल कहलाता है। थार के मरुस्थल को बात करें तो थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पर, थार के मरुस्थल को 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। इधर वाला जो भाग है वो है हमारा शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इधर वाला भाग कौन सा है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जबकि 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पूर्व वाला जो भाग है वो है हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अब बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी बालुका स्तूपों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक क्षेत्र जो है वो तो है हमारा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, और एक भाग है हमारा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है ना, एक भाग है हमारा स्तूप, बालुका स्तूप युक्त भाग, युक्त प्रदेश, और दूसरा जो भाग है वो है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। एक तो है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और दूसरा हमारा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं शुष्क मरुस्थल के बारे में, उसके बाद हम पढ़ लेंगे हम अर्ध शुष्क मरुस्थल के बारे में। देखिए, शुष्क मरुस्थल का जो विस्तार है वो राजस्थान के लगभग इन जिलों में फैला हुआ है, जैसे कि ये वाला जिला हो गया हमारा जैसलमेर, जैसलमेर। इधर वाला जिला है जोधपुर। शुष्क मरुस्थल में जो आता है वो जोधपुर की पश्चिमी सीमा आती है। जोधपुर के बाद में इधर वाला जो भाग है वो है हमारा बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में इधर जो वाला भाग आ जाता है वो आ जाता है हमारा बीकानेर, बीकानेर। इधर वाले जो 2 भाग हैं वो है हमारे श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, और इधर वाला कुछ भाग जो आ जाता है वो आ जाता है किसका, चूरू का। तो ये वाला जो भाग है वो किस में आता है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। हालांकि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में वर्तमान दृष्टि से देखें तो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ये शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि वर्तमान में ये नहरी क्षेत्र, यहाँ पर नहरी क्षेत्र, नहरें आने के कारण यहाँ की जो मृदा है कैसी हो गई है, उपजाऊ हो गई है। तो वर्तमान में ये किस में नहीं आते, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं होते। बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की विशेषताओं के बारे में, तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही बनता है कि राजस्थान में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा अथवा पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है। तो बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा, पूर्वी सीमा, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का जो निर्धारण करती है वो करती है हमारी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और बात करें इसकी पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा, पश्चिमी सीमा, तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पश्चिमी सीमा का जो निर्धारण है वो करती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय रेखा, जिसे रेड क्लिफ रेखा भी कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, सीमा रेखा, जिसका नाम क्या है, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा।
तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की सीमाओं की बात करें तो पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है? 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और पश्चिमी सीमा का निर्धारण जो करती है वो करती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, जिसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा, जो किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है। ये किससे लगती है? पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में ही जैसलमेर, बीकानेर और कुछ उत्तर पश्चिमी बाड़मेर का हिस्सा आता है। ये जो भाग है वो कैसा है? यहाँ पर अधिक मात्रा में बालुका स्तूपों की प्रधानता है। यहाँ पर क्या है? बालुका स्तूपों की प्रधानता है, इसलिए ये जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? हमारा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश कहलाता है। जबकि ये जो भाग है, हालांकि बालुका स्तूप इस भाग में ही पाए जाते हैं और हमारे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में ही पाए जाते हैं, लेकिन इस भाग की अपेक्षा थोड़े कम पाए जाते हैं, तो इस वाले भाग को कह देते हैं हम बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। जब इस भाग में बालुका स्तूप पाए जाते हैं तो यहाँ पर किसका अभाव होगा? वनस्पतियों का अभाव होगा। तो ये जो क्षेत्र है वो कहलाता है हमारा महान मरुस्थल। ये क्या कहलाता है? हमारा महान मरुस्थल। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि राजस्थान में महान मरुस्थल का विस्तार कहाँ फैला हुआ है? तो महान मरुस्थल का जो विस्तार है वो किन जिलों में है? जैसलमेर, बीकानेर और कुछ भाग किसका आता है? हमारा बाड़मेर का आता है। कभी कभी क्वेश्चन दूसरी तरह से पूछ लेते हैं कि महान मरुस्थल की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो महान मरुस्थल की सीमा रेखा का जो निर्धारण करती है वो करती है हमारी 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। महान मरुस्थल की सीमा रेखा का निर्धारण कौन करती है? 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। और क्वेश्चन ऐसे पूछे कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन कर रही है हमारी? ये कर दी हमारी 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन करती है? तो थार के मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है वो करती है हमारी 40 सेंटीमीटर, जो अरावली पर्वतमाला के सहारे गुजरती है। 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो किसके सहारे गुजरती है? अरावली पर्वतमाला के सहारे गुजरती है। वो हमारी 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जो अरावली पर्वतमाला के सहारे गुजरती है। इसके बाद में एक क्वेश्चन अरावली पर्वतमाला से ही पूछ लेता है इसी समवर्षा रेखा से कि अरावली पर्वतमाला को दो भागों में कौन सी समवर्षा रेखा विभाजित करती है? तो अरावली पर्वतमाला को दो भागों में जो विभाजित करने वाली रेखा है वो है हमारी 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो किसको विभाजित करती है? अरावली पर्वतमाला को दो भागों में विभाजित करती है। 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बालुका स्तूपों से। बालुका स्तूपों में बालुका स्तूपों के नाम पूछ लेता है। ये बालुका स्तूप किन किन जगहों पर फैले हुए हैं, कितनी ऊंचाई के होते हैं, इनकी विशेषताओं के, अर्थात बालुका स्तूपों की विशेषताओं से क्वेश्चन बनता है, तो वो अभी हम पढ़ लेंगे। उसके बाद में शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का विभाजन ये हो गया। उसके बाद में अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं घग्गर बेसिन। ये जो वाला भाग हो गया, कौन सा हो गया हमारा? ये घग्गर बेसिन। ये किसका भाग है? हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है। इसके बाद में इधर जो वाला भाग हो गया ये हमारा शेखावाटी बेसिन। ये वाला जो भाग है कौन सा है? शेखावाटी बेसिन, या इसका कांतली बेसिन भी नाम आता है, या बांगड़ बेसिन भी कहते हैं। तीनों नाम है इसके, शेखावाटी बेसिन। इसके बाद में इधर वाला जो भाग है वो आता है हमारा नागौरी उच्च भूमि। ये जो भाग आता है वो कौन सा आता है? हमारा नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि। और अर्धशुष्क मरुस्थल का एक भाग जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लूनी बेसिन। कौन सा भाग? लूनी बेसिन। जैसी का नाम है गौडवाड़ प्रदेश, गौडवाड़ प्रदेश, गौडवाड़ प्रदेश। तो इस तरह से हमें अध्ययन करना है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का और
अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में हमें बालू का स्तूप प्रदेश पढ़ने हैं और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश पढ़ने हैं, जबकि अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में हम 4 भाग पढ़ेंगे। पहला भाग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे घग्गर बेसिन, दूसरा भाग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे शेखावाटी बेसिन, तीसरा भाग जो है वो पढ़ेंगे नागौरी बेसिन, नागौरी उच्च भूमि, और फोर्थ जो भाग है वो पढ़ेंगे हम लूनी बेसिन। ठीक है ना। तो ये मैंने मैप के आधार पे तुम्हें भागों का विभाजन बतला दिया। मैप बना के इन भागों को आप बना लेना। उसके बाद हम बात करते हैं हम एक एक से। सबसे पहले पढ़ते हैं हम शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो थारके मरुस्थल का पहला भाग है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसका अन्य नाम भी है, इसका एक और नाम मिलता है। अन्य नाम क्या मिलता है? इसे हम बोलते हैं राठी प्रदेश। राठी प्रदेश। मैंने आपको भौगोलिक प्रदेशों में बताया होगा कि जैसलमेर का जो पश्चिमी सीमा वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं हम? राठी प्रदेश भी बोलते हैं। बताया होगा मैंने आपको। देखिए शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को किसके आधार पे? बालुका स्तूपों के आधार पे। बालुका स्तूपों के आधार पर, बालुका स्तूपों के आधार पर रेतीले शुष्क मरुस्थल को, रेतीले शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो हमारा बालुका स्तूप युक्त प्रदेश और एक है हमारा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो यहाँ हम पहले पढ़ेंगे बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। इसका अन्य नाम क्या है? इसको महान मरुभूमि कह लो या महान मरुस्थल कह लो। महान मरुभूमि भी कहते हैं, महान मरुभूमि भी कहते हैं। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जो है वो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का लगभग 58.5% हिस्सा है। 58.5% हिस्सा है। और अच्छा, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो थारकी मरुस्थल का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश जो है वो थारकी मरुस्थल का लगभग 60% हिस्सा है ना। थारकी मरुस्थल का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 60% हिस्सा है और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश का बालुका स्तूप युक्त प्रदेश जो है वो 58.5% हिस्सा है। बालुका स्तूप युक्त प्रदेश का हिस्सा कितना है? 58.5। इसके बाद में इसकी विशेषताओं की बात करें तो इस क्षेत्र, यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र वनस्पति विहीन क्षेत्र है। वनस्पति विहीन क्षेत्र है। अगली विशेषताओं की बात करें तो इस क्षेत्र में बालुका स्तूपों के मध्य, बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा का पानी भरने पर, वर्षा का, हालांकि ये बात मैं तुम्हें पहले लिखवा चुका हूँ, पानी भरने पर, वर्षा का पानी भरने पर निर्मित, वर्षा का पानी भरने पर झीलों का निर्माण होता है। झीलों का निर्माण होता है। ये मैं तुम्हें पहले बतला चुका हूँ कि अगर झील कैसी हमारी स्थायी है तो वो क्या कहलाएगी? प्लाया कहलाएगी। जबकि अस्थायी झील है वो क्या कहलाएगी? हमारी झील अस्थायी है और स्थायी है, 2 पहले मैं बतला चुका हूँ ना। तो स्थायी झील तो प्लाया और अस्थायी झील क्या कहलाएगी? हमारी रन, टाट, हवनती आदि हमने नाम पहले ही बता चुके, तो वो मैं पहले पढ़वा चुका हूँ तुम्हें। इस क्षेत्र में बालुका स्तूपों के मध्य वर्षा का पानी भरने पर झीलों का निर्माण होता है जो मृदा में उपस्थित लवणों के कारण, मृदा में उपस्थित लवणों के कारण
लवणों के कारण खारी होती हैं, खारी होती हैं। आपको पढ़ा होगा आपने कि थार के मरुस्थल में अधिकांश जो झीलें हैं वो कैसी हैं, खारी हैं। क्यों खारी हैं? क्योंकि थार के मरुस्थल का जो विस्तार है वो किसके ऊपर बना हुआ है, एक महासागर के या एक सागर के ऊपर फैला हुआ है। वर्तमान समय में जिस स्थान पर हमारा थार का मरुस्थल है वहाँ पर कई सालों प्लीस्टोसीन काल में एक सागर हुआ करता था। कौन सा? टेथिस सागर। तो थार का मरुस्थल जो है वो टेथिस सागर का अवशेष है, इसीलिए इसकी मृदा में क्या पाए जाते हैं, लवण पाए जाते हैं। और मृदा में लवण पाए जाएंगे तो फिर जल जो होगा वो कैसा होगा, खारा हो जाएगा। इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। इस प्रदेश में विभिन्न प्रकार के बालू का स्तूप मिलते हैं। बालू का स्तूप मिलते हैं। तो देखिए, हालांकि इन विशेषताओं से क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन कभी कभी बालू का स्तूपों के प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट है बालू का स्तूप। तो चलिए अब हम अध्ययन करेंगे किसके बारे में, बालू का स्तूपों के बारे में। चलिए तो बात करते हैं बालू का स्तूपों के वर्गीकरण की। तो देखिए, बालू का स्तूपों के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे पहले एक हमारे भूगोलवेत्ता हुए बेगनेल ने सर्वप्रथम 1933 में बालू का स्तूपों को कितने भागों में, 2 भागों में विभाजित किया। एक भाग था हमारा बरखान और दूसरा भाग था सीप। तो बेगनेल ने बालू का स्तूप कितने प्रकार बताए, 2 प्रकार बताए, बरखान और सीप। उसके बाद में 1941 में हमारे दूसरे भूगोलवेत्ता ने बालू का स्तूपों का वर्गीकरण किया। उनका नाम था हैकी ने 1941 में जो वर्गीकरण किया उसमें इन्होंने बालू का स्तूपों के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार? 3 प्रकार बताए, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और बरखान। कितने प्रकार बताए? 3, अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ और बरखान। वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में हम एक भूगोलवेत्ता हुए हैं हमारे मैकी, जिन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था 1979 में। इन्होंने अपने वर्गीकरण में बालू का स्तूपों के 8 प्रकार बताए थे। तो वर्तमान समय में हम जो वर्गीकरण पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं, मैकी का ही पढ़ते हैं। मैकी ने जो बालू का स्तूप बताए उनके प्रकार इस तरह से हैं। पहला इन्होंने बताया अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। अनुदैर्घ्य का ही अन्य नाम है रेखीय, या इसी को बोल सकते हैं पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। इन बालू का स्तूपों का जो निर्माण होता है वो देखिए कैसे होता है। जैसे कि ये हमारी हवा चल रही है, ये हवा चल रही है, तो पवनानुवर्ती मतलब पवन के समानांतर इसका निर्माण होता है। जैसे कि ये हवा चल रही है तो यहीं पर हमारा क्या हो गया, ये बालू का स्तूपों के निर्माण हो गए। मतलब इनका निर्माण कैसे होता है, पवन की दिशा के समानांतर होता है। तो मैकी ने अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप बताए और इन्होंने इसकी ऊंचाई लगभग इन्होंने विभाजित किया। वो कहा कि इनकी ऊंचाई लगभग कितनी होती है, लगभग 10 मीटर ऊंचे होते हैं। अनुदैर्घ्य जो बालू का स्तूप होते हैं वो लगभग कितने मीटर ऊंचे होते हैं, 10 मीटर होते हैं। राजस्थान की बात करें या थार के मरुस्थल की बात करें तो थार के मरुस्थल में अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों का जो विस्तार है वो कहाँ पर है, जैसलमेर में ये बालू का स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं। उसके बाद में कहाँ मिलते हैं, दक्षिण पश्चिमी जोधपुर में मिलते हैं और बीकानेर जिले में मिलते हैं। राजस्थान के 3 जिलों में इन बालू का स्तूपों का विस्तार है। सर्वाधिक किस जिले में पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक की बात करें तो जैसलमेर जिले में अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप सर्वाधिक मात्रा मिलते हैं। उसके बाद हम बात करें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो होते हैं इनकी ऊंचाई जो होती है वो लगभग 10 से 40 मीटर ऊंचे होते हैं, लगभग 10 से 40 मीटर। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये रावतसर हनुमानगढ़ में मिलते हैं, सूरतगढ़ और बीकानेर, चूरू और बाड़मेर, इन जिलों में इन बालू का स्तूपों की प्रधानता है। रावतसर हनुमानगढ़, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू, इन जिलों में इन अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों की क्या है, प्रधानता है। उसके बाद हम बात करें अनुप्रस्थ के बाद हम बात करें बरखान। तो बरखान जो बालू का स्तूप हैं इनकी ऊंचाई लगभग होती है 10 से 20 मीटर। ऊंचाई लगभग कितनी, 10 से 20 मीटर होती है। और ये मिलते कहाँ पर है, तो सर्वाधिक मात्रा में ये भालेरी चूरू में, ओसियां जोधपुर में और सीकर, और 4th नंबर बाड़मेर। भालेरी चूरू, ओसियां जोधपुर
सीकर में और बाड़मेर में, इन 4 जिलों में बरखान प्रकार के बालुका स्तूपों की प्रधानता है। यहाँ आप एक बिंदु और लिख लेना, राजस्थान में सर्वाधिक बरखान प्रकार के ही बालुका स्तूप मिलते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक बरखान प्रकार के ही बालुका स्तूप मिलते हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक मृदा का जो अपरदन होता है वो बरखान प्रकार के बालुका स्तूपों द्वारा होता है। और राजस्थान में मृदा का सर्वाधिक अपरदन की बात करें तो मार्च से जुलाई माह के मध्य में होता है, ये भी बात लिख लेना, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें 4th नंबर का बालुका स्तूप जो है वो कैसा है, तारा बालुका स्तूप। इनकी ऊंचाई की बात करें कि ये लगभग 10 से 25 मीटर ऊंचे होते हैं। और राजस्थान में इनका विस्तार जैसलमेर जिले की 2 तहसीलें हैं, सोहनगढ़ और पोखरण, इसके बाद में सूरतगढ़ श्रीगंगानगर में ये मिलते हैं। इसके बाद में 5th नंबर हमारा पैराबोलिक, इसी का अन्य नाम है परवलयाकार या अर्धचंद्राकार इसको बोलते हैं। इनका अन्य नाम भी आता है, इनकी आकृति जो होती है ना महिलाओं की हेयर पिन के समान होती है। कैसी? महिलाओं की हेयर पिन के समान, अर्धचंद्राकार, महिलाओं की हेयर पिन के समान ऐसे होती है, महिलाओं की हेयर पिन के समान इनकी आकृति होती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक बीकानेर जिले में पाए जाते हैं। और इनकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई लगभग इनकी 10 से 25 मीटर होती है। इसके बाद में छोटे छोटे और बालुका स्तूप मिलते हैं, जैसे सब्रकाफी बालुका स्तूप, जिनका निर्माण छोटी झाड़ियों के सहारे होता है। नेटवर्क बालुका स्तूप जो है वो हनुमानगढ़ से लेके हरियाणा की सीमा तक विस्तृत हैं। राजस्थान में हनुमानगढ़ से हरियाणा तक सीमा तक एक लंबी श्रृंखला के रूप में विस्तृत हैं। अवरोधी बालुका स्तूप जो है वो किसी अवरोध के सहारे निर्मित होते हैं। और राजस्थान में ये पुष्कर में, नागपहाड़, ये दोनों ही अजमेर में है, पुष्कर और नागपहाड़ अजमेर में मिलते हैं। और जोबनेर जयपुर में इस प्रकार के बालुका स्तूप मिलते हैं। 2 बातें यहाँ से याद रखना, अजमेर और जयपुर ये दोनों ही जिले हमारे कैसे जिले हैं, थार के महोत्सव में शामिल जिले नहीं हैं। अजमेर और जयपुर थार के महोत्सव में शामिल जिले नहीं है, लेकिन फिर भी जयपुर और अजमेर में बालुका स्तूपों के प्रकार मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि थार के मरुस्थल का विस्तार धीरे धीरे पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है। ये तो हमारी अरावली पर्वतमाला जो है थार के मरुस्थल को थोड़ा रोकने में सहायता प्रदान करती है, वरना अब तक जो है पूरा राजस्थानी क्या हो जाता, हमारा मरुस्थलीय प्रदेश बन जाता। तो इस तरह से ये बालुका स्तूपों का वर्गीकरण था। 3 वैज्ञानिकों ने बालुका स्तूपों के वर्गीकरण दिए हैं, बैगनेल ने, हैकी ने और मैकी ने। वर्तमान में हम जो वर्गीकरण पढ़ते हैं वो किसका पढ़ते हैं? मैकी का पढ़ते हैं। मैकी ने कुल 8 प्रकार के बालुका स्तूप बताए। इंपोर्टेंट इन 4 बालुका स्तूप हैं। इन 4 बालुका स्तूपों को आप इंपोर्टेंट बना लेना। बरखान काफी बार पूछा गया है, अनुप्रस्थ और अनधर ये भी काफी इंपोर्टेंट है। तो ये थे हमारे बालुका स्तूपों का वर्गीकरण। अगला हमारा जो बिंदु है वो आएगा बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, तो उसका अध्ययन करेंगे हम अगले टॉपिक में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।